ये सुनकर फ्रेड के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल वो एक हफ्ते पहले ही लौट आई थी, लेकिन सीधे घर नहीं आई। वो अपने पुराने प्रेमी के पास चली गई थी, क्योंकि जिंदा रहते हुए उसका उसी आदमी के साथ संबंध था। फ्रेड को कभी इस बात का पता नहीं चला था। आज पहली बार उसे अपनी पत्नी की बेवफाई का सच पता चला। उसका दिल टूट गया। फिर भी उसने कहा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस तुम वापस आ गई हो। लेकिन उसकी पत्नी का फैसला बदलने वाला नहीं था। उसने कहा कि वह अपने पुराने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। आखिरकार फ्रेड ने भारी मन से उसे जाने दिया। उस दिन के बाद फ्रेड का नजरिया पूरी तरह बदल गया। पहले वह सोचता था कि पुनर्जीवित लोग ईश्वर का उपहार हैं, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वे अपने साथ सिर्फ दर्द लेकर आते हैं। उनकी वापसी खुशियां नहीं, बल्कि टूटे हुए रिश्ते और नई पीड़ाएं छोड़ जाती है। और अब जैसे जैसे लौटने वालों की संख्या बढ़ रही थी, पूरा शहर डर और अराजकता में डूबता जा रहा था। किसी को नहीं पता था कि यह चमत्कार है या आने वाले विनाश का संकेत। अब तक पूरे शहर में मौत से लौटे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लोगों के दिलों में डर घर कर चुका था। कोई उन्हें ईश्वर का चमत्कार मान रहा था, तो कोई शैतान का रूप। लेकिन फ्रेड अब उन्हें किसी वरदान की तरह नहीं देख पा रहा था। अपनी पत्नी की बेवफाई ने उसके विश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसे लगने लगा था कि ये लोग वापस इसलिए नहीं आए कि अपने प्रियजनों को खुशियां दे सकें, बल्कि इसलिए कि पुराने घाव फिर से हरे हो जाएं। धीरे धीरे उसके मन में एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा। उधर चर्च में अब जगह कम पड़ने लगी थी। हर दिन नए नए पुनर्जीवित लोग वहां पहुंच रहे थे। कोई अपने पति से मिलने आया था, कोई अपने बच्चे से, तो कोई अपने माता पिता को फिर से गले लगाने की उम्मीद लिए खड़ा था। लेकिन इस भावुक माहौल के पीछे फ्रेड के मन में एक भयानक योजना आकार ले रही थी। अगले दिन सेना शहर में पहुंची। वे खाने पीने का सामान और जरूरी सहायता लेकर आए थे। इसी दौरान फ्रेड ने सेना के कमांडर को अलग ले जाकर रैचेल की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे रैचेल को गोली मार दी गई थी और फिर भी वह वापस लौट आई। इसके बाद वह कमांडर को मुर्दाघर ले गया। वहां रैचेल की लाश अब भी रखी हुई थी। कमांडर हैरान रह गया। कुछ देर पहले उसने उसी महिला को चलते फिरते देखा था और अब उसकी लाश उसके सामने पड़ी थी। फ्रेड ने गंभीर स्वर में कहा, ये लोग अपने परिवारों से मिलने नहीं लौटे। ये सिर्फ दुख लेकर आते हैं। हमें जीवित लोगों की रक्षा करनी होगी। कमांडर कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने फ्रेड की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे को समझते हुए सिर हिला दिया और उसी पल एक भयावह योजना तैयार हो गई। उन्होंने फैसला किया कि शहर के सभी पुनर्जीवित लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और इसके लिए बहाना बनाया गया, सरकारी कागजी कार्रवाई। लोगों से कहा गया कि उन्हें केवल रजिस्ट्रेशन करवाना है, अपने अधिकार सुरक्षित रखने हैं। डरे हुए और असमंजस में पड़े पुनर्जीवित लोग सरकारी आदेश मानते हुए जिम्नेजियम की ओर जाने लगे। इसी दौरान रास्ते में जेकब की मुलाकात मार्टिन से हुई। मार्टिन ने देखा कि बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े हैं। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने हेनरी से कहा, आप जेकब को घर ले जाइए, उसकी कागजी कार्रवाई मैं खुद पूरी कर दूंगा। हेनरी और लूसी जेकब को लेकर घर लौट गए, लेकिन मार्टिन के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह सीधे जिम्नेजियम के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा चारों ओर हथियारबंद सैनिक तैनात थे। मार्टिन ने पूछा, अगर यह सिर्फ कागजी कार्रवाई है तो इतनी बंदूकों की क्या जरूरत है? लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी, वही पति पत्नी और उनका बच्चा, जो हाल ही में मौत से लौटे थे। मार्टिन उन्हें बाहर निकालना चाहता था, लेकिन सैनिकों ने रास्ता रोक लिया। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था, यह रजिस्ट्रेशन नहीं था, बल्कि एक जाल था, और इस जाल का अंत नरसंहार में होने वाला था। मार्टिन ने बिना देर किए पीछे का दरवाजा खोल दिया।
उसने धीरे से कहा, भागो, अभी के अभी यहां से निकल जाओ। यह सुनते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुनर्जीवित लोग जिम्नेजियम से बाहर भागने लगे। कुछ ही क्षणों में फ्रेर को सब पता चल गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, उन्हें पकड़ो। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित बात हुई। कई सैनिकों के अपने प्रियजन भी पुनर्जीवित होकर लौटे थे। उनमें से एक सैनिक बोला, मैं अपने ही परिवार का शिकार नहीं कर सकता, और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। घुटनों के बल धीरे धीरे बैठकर कुछ वह और रोते हुए माफी मांगने लगा। उसे यकीन था कि जेकब उसके कारण गायब हो गया, लेकिन तभी पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। मार्टिन ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। वहां जेकब खड़ा था, बिल्कुल सुरक्षित, मानो वह कभी गायब ही नहीं हुआ था। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि जेकब ने बताया कि वह तो पूरे एक हफ्ते से घर पर था, और मार्टिन को अचानक एहसास हुआ कि उसकी यादों में कहीं न कहीं एक पूरा सप्ताह गायब हो चुका है। जेकब को सुरक्षित देखकर मार्टिन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। अगर जेकब पूरे एक हफ्ते से घर पर था, तो फिर वह खुद कहां था? उसे सिर्फ इतना याद था कि कुछ रहस्यमयी लोगों ने उसका पीछा किया था। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया था। धीरे धीरे उसकी टूटी हुई यादें वापस आने लगी। उसे याद आया कि उसे कुछ अजनबी लोग एक पूछताछ कक्ष में ले गए थे। उन्होंने उससे पुनर्जीवित लोगों के बारे में सवाल पूछे। फिर उन्होंने उसके शरीर में कोई दवा इंजेक्ट कर दी। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। जब वह होश में आया तो पूरा एक सप्ताह बीत चुका था। यह एहसास मार्टिन को अंदर तक डरा गया। उसे लगने लगा कि कोई बहुत बड़ी ताकत पर्दे के पीछे काम कर रही है, और शायद वह खुद भी अब सुरक्षित नहीं था। कुछ दिनों बाद मार्टिन को एक अजीब समस्या होने लगी। उसे बार बार सीने में दर्द महसूस होता। शुरुआत में उसने इसे तनाव समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दर्द बढ़ता गया। आखिरकार वह डॉक्टर के पास पहुंचा। सारी जांचें की गई, खून की रिपोर्ट, एक्सरे, दिल की जांच, सब कुछ बिल्कुल सामान्य निकला। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। लेकिन मार्टिन को अपने शरीर पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। डरकर उसने फैसला किया कि वह इस शहर को छोड़ देगा। वह दूर कहीं जाकर नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही वह अपने पुराने शहर पहुंचा, उसे फिर वही एहसास हुआ, कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह वही महिला थी जिसने उसका अपहरण किया था। मार्टिन घबराकर अपने घर पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि अगर वह रुका तो शायद जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तभी उसके घर के अंदर से एक आवाज आई। वह महिला पहले से ही वहां मौजूद थी। वह बिल्कुल शांत थी, मानो उसे पहले से पता हो कि मार्टिन क्या करने वाला है। उसने कहा, तुम्हें वापस शहर लौटना होगा। पुनर्जीवित लोगों पर नजर रखो और उनकी हर गतिविधि की रिपोर्ट मुझे दो। मार्टिन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरा अपहरण किया, मेरे शरीर में दवा डाली। मैं तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करूंगा। महिला उसकी बातें सुनती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, अगर तुमने सहयोग नहीं किया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी पुनर्जीवित लोगों का होता है। उसकी बात सुनकर मार्टिन अचानक सन्न रह गया। कुछ टूटी हुई यादें उसके दिमाग में चमकने लगीं। उसे याद आया उस दिन पूछताछ कक्ष में क्या हुआ था। उसे याद आया कि संघर्ष के दौरान उसने किसी तरह अपनी बंदूक वापस हासिल कर ली थी। वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी संघर्ष के बीच अचानक गोली चल गई और गोली सीधे उसके दिल में लगी थी। मार्टिन की सांसें थम गईं, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे आखिरकार सच याद आ गया। वह उसी दिन मर चुका था। जिस मार्टिन को वे समझ रहा था कि वह अभी भी जिंदा है, असल में वह मौत से लौटकर आया हुआ एक पुनर्जीवित इंसान था। असली मार्टिन काफी पहले मर चुका था। यही वजह थी कि उसे लगातार सीने में दर्द होता था। यही वजह थी कि वह खुद को बदलता हुआ महसूस कर रहा था।
अब वह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं था, वह उसी रहस्य का हिस्सा बन चुका था जिसकी वह इतने समय से जांच कर रहा था। उधर जैसे जैसे पुनर्जीवित लोगों की संख्या बढ़ रही थी, जेकब की दादी भी मौत से वापस लौट आई। जेकब उन्हें देखते ही समझ गया कि उनके बीच कोई अनोखा संबंध है। दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे महसूस कर सकते थे। अगले दिन हेनरी ने अपनी मां को अपने सामने खड़ा देखा। वह भावुक हो उठा। स्थिति इतनी अजीब थी कि अब बेटा अपनी मां से उम्र में बड़ा हो चुका था। 30 साल बाद मां और बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन दूसरी ओर फ्रेड अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसकी पत्नी भी पुनर्जीवित थी, उसका भतीजा जेकब भी, और अब उसकी अपनी मां भी लौट आई थी। उसका पूरा परिवार इस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। अब वह कैसे तय करता कि पुनर्जीवित लोग शैतान हैं? वह उन्हें नष्ट करने की बात कैसे कर सकता था जब उनमें उसके अपने लोग शामिल थे? फ्रेड उलझन में पड़ गया। वह अपने दर्द को शराब में डुबोने लगा। लेकिन जब उसने अपनी मृत मां को अपने सामने खड़ा देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि किसी अपने को खो देना दर्दनाक होता है, लेकिन उसे वापस पाकर फिर खोने का डर उससे भी ज्यादा भयानक होता है। और इसी बीच जेकब की दादी के मन में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो दशकों से दफन था। एक ऐसा सच जो यह बता सकता था कि मौत से लौटे लोगों का अंत कैसे किया जा सकता है। और बहुत जल्द यह रहस्य पूरे शहर की किस्मत बदलने वाला था। मार्टिन के पुनर्जीवित होने की सच्चाई सामने आने के बाद अब इस रहस्य ने और भी खतरनाक रूप ले लिया था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एक रात जेकब की दादी चुपचाप घर से निकल पड़ी। किसी को बताए बिना वह सीधे अपने परिवार की पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने एक लोहे की रॉड उठाई और फैक्ट्री के फर्श पर जोर जोर से प्रहार करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ठीक ठीक पता हो कि वे क्या खोज रही हैं। काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार सीमेंट की परत टूट गई। नीचे एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। जेकब की दादी ने कांपते हाथों से उसके अंदर झांका, लेकिन वहां कोई खजाना नहीं था, न कोई छिपा हुआ सामान, बल्कि हड्डियों का ढेर पड़ा था। दूसरी ओर अगली सुबह पादरी टॉम अपने अनुयायियों को नदी किनारे बपतिस्मा दे रहा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक एक महिला की नजर पानी में पड़ी किसी चीज पर गई। वह चीख उठी। डर के मारे उसका संतुलन बिगड़ गया और उसका पैर मुड़ गया। लोग दौड़कर उसकी ओर पहुंचे। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पानी में एक इंसानी खोपड़ी तैर रही थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पूरे इलाके की तलाशी शुरू हुई। घंटों की खोज के बाद नदी से कुल 6 कंकाल बरामद किए गए। ये खोज पूरे शहर को दहला देने वाली थी। लेकिन असली रहस्य तो अभी सामने आना बाकी था। जब डॉक्टरों ने उन कंकालों की जांच की तो रिपोर्ट देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि वे 6 कंकाल दरअसल सिर्फ 3 लोगों के थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये कैसे संभव था? एक इंसान के 2-2 कंकाल? जांच से पता चला कि ये कंकाल उन लोगों के थे जो कभी पुनर्जीवित हुए थे। यानी जेकब इस शहर का पहला पुनर्जीवित इंसान नहीं था। इस शहर में दशकों पहले भी मरे हुए लोग वापस लौट चुके थे। ये खोज पूरे मामले को और भी भयावह बना रही थी। उधर पुलिस अधिकारी कास्ट भी इस खबर से बेचैन हो उठा। वह घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते ही उसका पैर शराब की खाली बोतलों से टकरा गया। उसका भाई हमेशा की तरह नशे में धुत बैठा था। वह बेरोजगार था। पूरा दिन शराब पीता, असन्य और कास्ट को अपमानित करता रहता। जैसे ही कास्ट अंदर आया, उसका भाई उस पर चिल्लाने लगा। वह उसे निकम्मा कहकर अपमानित करने लगा। पुरानी बातों को याद दिलाकर उसका मजाक उड़ाने लगा। कास्ट चुपचाप सब सहता रहा। शायद वह वर्षों से यही करता आया था। उसका भाई उसे गालियां आम देता और वह सह लेता, लेकिन इस बार हद पार हो गई। उसके भाई ने जमीन पर गिरा हुआ खाना उठाया और उसे आदेश दिया, इसे खाओ। कास्ट ने कांपते हाथों से वह खाना उठा लिया, लेकिन उसके भीतर वर्षों से दबा गुस्सा अब फूट चुका था। इंसान हर अपमान सह सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। अचानक
कास्ट ने अपनी बंदूक निकाली और धाए, गोली सीधे उसके भाई के सीने में लगी। उसका भाई वहीं ढेर हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कास्ट की सांसें तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, मानो वह इस पल का इंतजार वर्षों से कर रहा हो। इसके बाद उसने अपने भाई की लाश को घसीटकर तहखाने में ले गया। वहां पहले से ही एक गहरा गड्ढा मौजूद था। कास्ट ने पूरी ताकत लगाकर अपने भाई को उसमें दफना दिया। उसने मिट्टी बराबर की और राहत की सांस ली, लेकिन तभी ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, कास्ट! उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। सोफे पर उसका भाई बैठा था, बिल्कुल जिंदा, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। वह फिर से उसे गालियां दे रहा था। कास्ट की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुका था कि यह पहली बार नहीं था। उसके चेहरे पर जो दर्द था वह बता रहा था कि शायद वह पहले भी कई बार यही कर चुका है, और हर बार उसका भाई मौत से लौट आता था। कास्ट के लिए यह किसी श्राप से कम नहीं था। उसी समय जेकब की दादी के मन में छिपा रहस्य और गहरा होता जा रहा था। वह जानती थी कि पुनर्जीवित लोगों का अंत कैसे किया जा सकता है, लेकिन वह सच बताने से बच रही थी, क्योंकि उस सच के सामने आने का मतलब था उन लोगों को खो देना जो उन्हें मौत के बाद दोबारा मिले थे। नदी से मिले कंकालों और कास्ट के रहस्य ने पूरे शहर को हिला दिया था, लेकिन सबसे बड़ा सच अभी भी जेकब की दादी के सीने में दफन था। फ्रेड लगातार उनसे सवाल पूछ रहा था। वह जानना चाहता था कि फैक्ट्री के नीचे मिले कंकाल किसके थे, लेकिन हर बार वह जवाब देने से बच जाती, मानो कोई ऐसा रहस्य हो जिसे उजागर करने से सब कुछ बदल जाएगा। असल में उनकी वापसी के साथ एक पुरानी याद भी लौट आई थी, एक ऐसी याद जो कई दशक पुरानी थी। जब वह जवान थीं, तब भी इस शहर में पुनर्जीवित लोग लौटे थे। उस समय भी मरे हुए लोग अचानक वापस आने लगे थे। लोग उन्हें देखकर डर गए थे। उन्हें लगता था कि ये इंसान नहीं बल्कि शैतान है। शहर के लोगों ने उन्हें खत्म करने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने गोलियां चलाई, उन्हें आग में जलाया, यहां तक कि टुकड़े टुकड़े तक कर दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे बार बार लौट आते थे। मौत उन्हें रोक नहीं सकती थी। फिर एक दिन शहर के लोगों को एक ऐसा तरीका मिला जिससे पुनर्जीवित लोगों को हमेशा के लिए गायब किया जा सकता था। यही वह रहस्य था जिसे जेकब की दादी इतने वर्षों से छिपा कर रखे हुए थी, क्योंकि अगर यह सच सामने आ गया तो जेकब, उनकी मां और बाकी सभी पुनर्जीवित लोग हमेशा के लिए खो सकते थे। उधर फ्रेड की पूर्व पत्नी बारबरा की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे थे। जेकब की मौत के लिए उसकी दादी कहीं ना कहीं बारबरा को जिम्मेदार मानती थी। उन्हें लगता था कि अगर उस दिन बारबरा नदी में न गिरती तो जेकब आज भी जिंदा होता। और अब बारबरा के पुनर्जीवित होकर लौटने के बाद पुरानी नफरत फिर से जाग उठी थी, जबकि कुछ लोग उन्हें खत्म करना चाहते थे। धीरे धीरे यह डर नफरत में बदलने लगा। कास्ट और उसके जैसे कई लोग एकजुट हो गए। उन्होंने फैसला किया कि पुनर्जीवित लोगों का अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहिए। दूसरी ओर मार्टिन उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने चर्च को एक शरण स्थली में बदल दिया जहां पुनर्जीवित लोग सुरक्षित रह सके। जब टॉम को यह बात पता चली तो वह तुरंत चर्च की ओर भागा, लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ रैचेल थी। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, मुझे तुम्हारी पत्नी ने बंद करके रखा है। टॉम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हो गया कि हालात उसके सोच से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। वह तुरंत रैचेल को बचाने निकल पड़ा, लेकिन इसी दौरान चर्च में तबाही मच गई। कास्ट और उसके साथियों ने हमला कर दिया। उन्होंने चर्च के अंदर जहरीला धुआं छोड़ दिया। कुछ ही पलों में पूरा चर्च चीखों से गूंज उठा। लोग खांसने लगे, दम घुटने लगा। हर कोई जान बचाने के लिए बाहर भागने लगा। मार्टिन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। टॉम सबसे आखिर में चर्च से बाहर निकला। उसे अभी ठीक से सांस लेने का भी मौका नहीं मिला था कि अचानक
एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर बढ़ी। धड़ाम! टॉम हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरा। कार चला रहा था वो कास्ट। उसके चेहरे पर दहशत थी। वह सिर्फ पुनर्जीवित लोगों को मारना चाहता था, लेकिन गलती से उसने एक जीवित इंसान की जान ले ली थी। बेचारा टॉम अपने बच्चे का चेहरा देखने से पहले ही दुनिया छोड़ गया। उसकी मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। उधर जब टॉम की पत्नी को उसके मरने की खबर मिली तो वह लगभग पागल हो गई, लेकिन उसका जुनून अब भी खत्म नहीं हुआ था। वह रैचेल के पास गई। उसने उसे दवा मिला हुआ पानी दिया। उसका इरादा साफ था। वह रैचेल को बेहोश करके बच्चे को समय से पहले अपने कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन रैचेल भी अब सब समझ चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चाय थोड़ी कड़वी लग रही है, क्या इसमें थोड़ी चीनी डाल दोगी? जैसे ही टॉम की पत्नी चीनी लेने के लिए मुड़ी, रैचेल ने मेज पर रखा चायदान उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। अब यह सिर्फ जीवित और पुनर्जीवित लोगों की लड़ाई नहीं रह गई थी। यह एक मां की ममता, डर, विश्वास और पागलपन की जंग बन चुकी थी, और इस जंग का केंद्र था रैचेल के गर्भ में पल रहा वह रहस्यमयी बच्चा। टॉम की अचानक हुई मौत ने पूरे शहर को सदमे में डाल दिया। कुछ दिन पहले तक वह इस शहर के लोगों के लिए आशा का प्रतीक था, लेकिन अब वह खुद एक त्रासदी बन चुका था। चर्च में उसका अंतिम संस्कार आयोजित किया गया। पूरा माहौल शोक में डूबा हुआ था। लोग चुपचाप बैठे थे। किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। टॉम की पत्नी ताबूत के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। अगर उसने रैचेल को बंदी न बनाया होता, अगर उसने अपने डर को खुद पर हावी न होने दिया होता, तो शायद टॉम आज जिंदा होता। दूसरी ओर रैचेल भी अपराध बोध में डूबी हुई थी। उसे लग रहा था कि उसकी वापसी ने टॉम की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह ताबूत के सामने खड़ी हुई, कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे माफ कर दो। अगर मैं वापस ना आती तो शायद तुम्हारी जिंदगी ऐसी ना होती। ये सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उसी समय जेकब भी चुपचाप चर्च के एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी मासूम आंखों में गहरा दुख था। वह सोच रहा था, अगर वह वापस न लौटा होता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। न शहर में नफरत फैलती, न लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते, और न ही इतने लोग पीड़ा झेलते। धीरे धीरे उसने खुद को इन सारी घटनाओं का कारण मान लिया। उसने हेनरी से पूछा, अगर मैं वापस नहीं आता तो क्या सब ठीक होता? हेनरी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने जेकब के कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है। लोग डर गए थे, और डर इंसान से ऐसी गलतियां करवा देता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। लेकिन जेकब के दिल का बोझ कम नहीं हुआ। उधर मार्टिन अब भी अपनी नई सच्चाई से जूझ रहा था। वह खुद भी पुनर्जीवित था। वह उन्हीं लोगों में से एक बन चुका था जिन्हें बचाने की उसने कसम खाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह किस पक्ष में खड़ा है, जीवितों के या लौट कर आए लोगों के। इसी बीच शहर में एक रहस्यमयी व्यक्ति के आने की खबर फैलने लगी। लोग कहते थे कि वह दूर दूर तक घूम चुका है और उसने कई ऐसे चमत्कार देखे हैं जिन्हें दुनिया समझ नहीं पाई। कुछ लोग उसे धोखेबाज कहते थे, कुछ उसे संत मानते थे, लेकिन उसकी सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह दावा करता था कि वह मरे हुए लोगों को वापस ला सकता है। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोगों की भीड़ उसके पास पहुंचने लगी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या वह सच बोल रहा है या लोगों के दुख का फायदा उठा रहा है? मार्टिन को इस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन जेकब की दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा कि शायद यह आदमी उन पुराने रहस्यों से जुड़ा हुआ है जिन्हें उन्होंने वर्षों से छिपाकर रखा था। रैचेल ने भी उस व्यक्ति के बारे में सुना। अपने पेट पर हाथ रखते हुए उसने धीरे से कहा, अगर वह सच कह रहा है तो शायद यह सब खत्म होने का समय आ गया है। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उस रहस्यमयी आदमी का आगमन इस शहर के इतिहास का सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाला है, क्योंकि उसके पास सिर्फ जवाब ही नहीं थे, बल्कि ऐसे सवाल भी थे जो हर किसी की जिंदगी बदल देने वाले थे।
और सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या मौत से लौटे लोग सचमुच इंसान हैं या वे किसी ऐसी शक्ति का हिस्सा हैं जिसे समझना इंसानों के बस की बात नहीं। टॉम की मौत के बाद पूरा शहर मानो दो हिस्सों में भर चुका था। एक तरफ वे लोग थे जो पुनर्जीवित लोगों को अपने प्रियजनों की वापसी मानते थे, और दूसरी तरफ वे लोग जो उन्हें एक अभिशाप समझते थे। इसी तनाव के बीच वह रहस्यमयी व्यक्ति आखिरकार सबके सामने आया। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ उसकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उसने भीड़ की ओर देखा, फिर शांत आवाज में कहा, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं सिर्फ सच जानता हूं। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। उसने आगे कहा, यह पहली बार नहीं है, इस दुनिया में पहले भी मरे हुए लोग लौट चुके हैं। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन जेकब की दादी हो गई, क्योंकि वह जानती थी यह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। भीड़ के सामने खड़े होकर उसने एक पुरानी डायरी निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, उसमें वर्षों पुराने नोट्स लिखे हुए थे। उसने बताया कि दशकों पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। लोग मौत से लौटे थे। उन्होंने अपने परिवारों के साथ रहने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे उनके शरीर कमजोर होने लगे, वे बीमार पड़ने लगे और फिर एक एक करके गायब होने लगे। मार्टिन ने तुरंत पूछा, क्या उन्हें बचाने का कोई तरीका है? वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। उधर रैचेल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर की ताकत खत्म हो रही थी, लेकिन उसके गर्भ में पल रहा बच्चा पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो चुका था। डॉक्टरों ने जांच की और रिपोर्ट देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बच्चे का विकास असामान्य गति से हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह सामान्य 9 महीनों का इंतजार नहीं करेगा। रैचेल दर्द से कराहते हुए बोली, मुझे लगता है समय आ गया है। मार्टिन तुरंत उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल के बाहर तनाव बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग उस बच्चे को उम्मीद की किरण मान रहे थे। उन्हें विश्वास था कि वही पुनर्जीवित लोगों को बचा सकता है, जबकि कुछ लोगों को डर था कि उसके जन्म के साथ कोई विनाशकारी घटना घटेगी। इसी बीच जेकब की दादी आखिरकार टूट गई। उन्होंने परिवार को अपने आसपास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, मैं अब और सच नहीं छिपा सकती। उन्होंने स्वीकार किया कि दशकों पहले जब पुनर्जीवित लोग पहली बार लौटे थे, तो शहर के कुछ लोगों ने उन्हें हमेशा के लिए समाप्त करने का रास्ता खोज लिया था। लेकिन उस रास्ते ने इंसानों को राक्षस बना दिया। भय ने उन्हें निर्दयी बना दिया था। उन्होंने उन लोगों को खत्म किया जो कभी उनके अपने थे। दादी रोते हुए बोली, मैं दोबारा ऐसा होते नहीं देख सकती। जेकब ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसने मासूमियत से पूछा, क्या हम सब मर जाएंगे? कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई जवाब नहीं दे पाया। उसी समय अस्पताल में रैचेल को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। डॉक्टर भागते हुए ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। हर मशीन की आवाज तेज हो चुकी थी। रैचेल चीख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, जो भी हो, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी। अचानक अस्पताल की सारी लाइटें झिलमिलाने लगी। मशीनें अपने आप बंद और चालू होने लगी। बाहर आसमान में तेज गर्जना सुनाई दी। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे, मानो पूरी प्रकृति उस बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही हो। मार्टिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि यह बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं है। उसका जन्म शायद इस पूरी कहानी का जवाब लेकर आने वाला था, या फिर एक ऐसे अंत की शुरुआत करने वाला था जिससे कोई बच नहीं पाएगा। और तभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर से नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंज उठी। पूरा अस्पताल एकदम शांत हो गया। हर कोई सांस रोके खड़ा था, क्योंकि अब वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े सभी लोगों की सांसें थम चुकी थी। कुछ ही क्षण पहले अंदर से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी थी, और अब पूरा अस्पताल गहरे सन्नाटे में डूब गया था। डॉक्टर धीरे धीरे बाहर आई। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी।
मार्टिन घबराकर उनकी ओर बढ़ा। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, रैचेल कैसी है? डॉक्टर ने उसकी ओर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मार्टिन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह तुरंत अंदर पहुंचा। रैचेल बेहद कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उसकी बाहों में एक छोटा सा मासूम बच्चा था, बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल शांत, मानो इस दुनिया की सारी उथल पुथल से अनजान। रैचेल ने बच्चे को देखते हुए कहा, देखो, यह सिर्फ एक बच्चा है, कोई चमत्कार नहीं, कोई अभिशाप नहीं हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने दिनों से लोग इसी बच्चे से डर रहे थे, लेकिन सच्चाई उनके सामने थी। वह किसी दानव की तरह नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की तरह इस दुनिया में आया था। उधर पुनर्जीवित लोगों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनके शरीर पर पड़े बैंगनी निशान बढ़ चुके थे। उनकी सांसें भारी होती जा रही थी। जेकब भी अब कमजोर दिखाई देने लगा था। लूसी घबराकर उसे सीने से लगाए बैठी थी। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मेरा बेटा मुझे दोबारा मत छीनना। लेकिन जेकब ने मुस्कुराकर अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। वो बोला, मां, अगर मुझे जाना पड़ा तो इस बार रोना मत, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ 2 बार रहने का मौका मिला। लूसी फूट फूट कर रो पड़ी। एक मां के लिए अपने बच्चे को दूसरी बार खोने का दर्द शायद दुनिया का सबसे बड़ा दुख था। इसी बीच मार्टिन ने उस रहस्यमयी व्यक्ति की डायरी को दोबारा पढ़ा और उसे आखिरकार एक बात समझ आ गई। पुनर्जीवित लोगों की वापसी हमेशा के लिए नहीं थी। उन्हें लौट आया गया था ताकि अधूरी भावनाएं पूरी हो सके, अनकहे शब्द कहे जा सके, अधूरे रिश्तों को विदाई मिल सके। वे मौत को हराने नहीं लौटे थे, बल्कि लोगों को अलविदा कहने लौटे थे। ये समझते ही मार्टिन की आंखें नम हो गईं, क्योंकि वह खुद भी उन्हीं में से एक था। उसने अपनी मां को याद किया, अपने अधूरे सपनों को याद किया, और पहली बार उसे अपनी मौत का डर नहीं लगा। उधर फ्रेड अपनी मां और अपनी पत्नी के साथ बैठा था। जिन लोगों से वह नफरत करने लगा था, उन्हीं को खोने का डर अब उसे खाए जा रहा था। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मैंने तुम सबको शैतान समझ लिया था, लेकिन तुम तो वही लोग हो जिनसे मैं प्यार करता था। उसकी मां ने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर बोली, डर इंसान को अंधा बना देता है बेटा, लेकिन प्यार उसे फिर से इंसान बनाता है। दिन बीतने लगे ही एक एक करके पुनर्जीवित लोग गायब होने लगे। कोई चीख नहीं, कोई दर्द नहीं, वे बस शांति से विदा हो जाते, मानो उनकी यात्रा पूरी हो चुकी हो। फिर वह दिन भी आ गया जब जेकब की विदाई का समय आ पहुंचा। लूसी उसे कसकर गले लगाए बैठी थी। हेनरी उसके पास खड़ा था। जेकब ने अपने माता पिता की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, इस बार मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है आप दोनों हमेशा मुझसे प्यार करेंगे। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा, फिर अपनी मां के आंसू पोंछे और धीरे से बोला, अलविदा। अगले ही पल उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। लूसी चीख उठी। हेनरी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जेकब मुस्कुरा रहा था और कुछ ही क्षणों में अम्माजी वह उनकी बाहों से हमेशा के लिए गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में डर नहीं था, सिर्फ प्यार था और खूबसूरत यादें थीं। कुछ समय बाद रैचेल ने अपने बच्चे को गोद में लिया। वह खिड़की से बाहर उगते सूरज को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, शायद जिंदगी का मतलब मौत को हराना नहीं, बल्कि उन लोगों से प्यार करना है जो हमारे पास हैं, जब तक वे हमारे साथ हैं। मार्टिन दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका अंत कब आएगा, लेकिन अब उसे उसका डर भी नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि मौत अंत नहीं होती और जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि हमें एक और मौका मिल जाए, आई लव यू कहने का, माफ करना कहने का और अलविदा कहने का। समापन कुछ कहानियां डराती हैं, कुछ रहस्य हैरान कर देते हैं, लेकिन यह कहानी हमें एक बात सिखाती है कि इंसान मौत से नहीं, बल्कि अपनों को खो देने के डर से सबसे ज्यादा डरता है।
और अगर किस्मत हमें अपने प्रियजनों से दोबारा मिलने का एक मौका दे तो शायद हमें उनसे शिकायत नहीं बल्कि प्यार करना चाहिए।